हेलो, वेलकम टू लाइफ कोचिंग आरा। मैं अभी सिंगारिया। आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चालू करेंगे। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ कीवर्ड तो हम आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, इसका मतलब पहले क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन अगर चैप्टर है तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि प्रकाश है क्या। व्हाट इज लाइट? प्रकाश, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म है। प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग को एनर्जी भी मिलता है। और सबसे मेनली चीज है कि प्रकाश ही वो चीज है जिससे हम संसार में उपस्थित वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी यहाँ पर जहां भी हम हैं वहां पे सारी चीजें हैं, लेकिन अगर प्रकाश ना हो तो हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश के द्वारा ही कोई भी वस्तु, प्रकाश उससे टकराकर हमारे आंख पे जो इमेज बनाता है रेटिना पे, तब जाके हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश तो क्लियर हो गया। अब जो दूसरा वर्ड आया उसका नाम है परावर्तन, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा कर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया कि प्रकाश का परावर्तन। अब जो हमारा पहला वर्ड है प्रदीप्त। प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस। तो कोई कोई चीजें ल्यूमिनस होती हैं, प्रदीप्त होती हैं, यानी कि वे स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, वो स्वयं लाइट देती हैं। जैसे हम लोग जुगनू को देखे होंगे, जैसे हम लोग सूरज को देखते हैं। लेकिन सूरज प्रदीप्त है, और अप्रदीप्त में क्या होता है जो प्रकाश उत्सर्जित न करे, जैसे कि चांद। ये लोग प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश उस पे पड़ने पर दिखाई देते हैं। चांद हमारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो आईना का काम करता है। सूरज का प्रकाश जब चांद पे पड़ता है तो वहां से टकरा कर धरती पर आता है। ठीक है, तो वो अप्रदीप्त भी है और प्रकाश के परावर्तन का बेस्ट एग्जांपल भी है कि उधर से टकराकर, जैसे कि अगर यहाँ पर धरती है हमारी और यहाँ पे सन है, तो यहाँ इधर साइड तो डे रहेगा, दिन रहेगा, लेकिन इधर साइड नाइट है, तो इधर साइड मून है। यहाँ से सन का लाइट इधर जाएगा और इससे टकरा के इधर आएगा। तो इधर साइड नाइट है तो कभी कभी नाइट में भी चांद चमकीला हो जाता है, तो हम लोगों को लग सकता है कि चांद के पास स्वयं का प्रकाश है, लेकिन चांद के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है प्रकाश के परावर्तन का। और ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का भी, ये ल्यूमिनस है, ये इसका खुद का प्रकाश है, और ये नॉन ल्यूमिनस है, ये खुद का प्रकाश नहीं है, इसमें प्रकाश पड़ने की वजह से ये हमें दिखाई देता है। हमारे घर में जितने भी वस्तुएं हैं लगभग नॉन ल्यूमिनस ही है। उसके बाद आता है किरण पुंज। किरण पुंज कहने का मतलब है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। तो देखिए अपसारी किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग, जब किसी एक स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज, इसके बाद आया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा, जब किसी अलग अलग स्रोतों से आकर किसी एक बिंदु पर मिले किरण, तो इसे बोलते हैं अभिसारी यानी कन्वर्जिंग। अपसारी, अभिसारी, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरा बचा पैरेलल यानी समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर, जैसे हम लोग मैथ में समानांतर रेखा पढ़े हैं, वैसे समानांतर किरण पुंज होता है। समानांतर किरण पुंज कहने का मतलब कि वो एक दूसरे के समानांतर रहता है, एक दूसरे के समानांतर रहता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत से, देखिए जब हम लोग दिन में अपने घर के बाहर देखते होंगे तो लगता होगा कि एकदम साफ है, क्लीन है, लेकिन जब हमारे
रोशनदान से एक पतला लाइट आता है, तो उसमें दिखता है कि छोटे 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 धूल कण उड़ रहे हैं। तो प्रकीर्णन का ही वो घटना है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो पहले तो धूल कण उसको कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, उसके बाद उन पर पड़ने वाले प्रकाश को इधर उधर विचलित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाता है। यही कारण है कि दिन के में भी रोड पे तो धूप आ रहा है, लेकिन रूम के अंदर भी कुछ उजाला आता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण धूल कण इधर से उधर पूरे वातावरण में धूल कण मौजूद है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, यहाँ से लाइट टकरा कर यहाँ आया, इस धूल कण पर पड़ा, इस धूल कण पर, इस धूल कण, ऐसे पढ़ते पढ़ते हमारे बंद रूम में दिया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रकीर्णन। अब देखिए, तो वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी का मतलब, कभी कभी हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो शीशे का बना रहता है, मतलब साफ साफ बाहर की चीजें दिखाई देती है। तो उस प्रकार की चीजों को, उस प्रकार के वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक लाइन में बोला जाए, कि जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, जैसे पानी हो गया, पानी में भी अगर कुछ गिरा दिया जाए तो साफ साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? पारभासी, ट्रांसलूसेंट। पारभासी वस्तु मतलब, पारभासी समझने से पहले अपारदर्शी समझ लेते हैं। अपारदर्शी उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके आर पार साफ नहीं देखा जा सकता है, जैसे दीवार, वाल, जैसे खिड़की, दरवाजा, लकड़ी, कोई भी चीज जिसके आर पार साफ न देखा जा सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में है पारभासी। इसका मतलब कि जिसके आर पार देखा भी जा सकता है और न भी देखा जा सकता है, मतलब कि मीडियम में, कि फील हो कि उधर कुछ है लेकिन उधर कुछ साफ साफ दिखेगा नहीं। जैसे तैलीय कागज, तैलीय कागज पे अगर हम लोग पीछे हाथ ले जाते हैं उंगली, तो उंगली दिखाई देता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो पारभासी वस्तु कहते हैं उसको, यानी ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उसको। जैसे घिसा हुआ शीशा, शीशा जहां घिस जाएगा वहां साफ साफ चीजें नहीं दिखाई देंगी। अब हमारा आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, जो कि मेन हमारा चैप्टर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये तो समझा दिया आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम लोग दो तीन चीजें समझ लेते हैं। अब देखिए, ये कुछ वर्ड है, दो तीन वर्ड, इसको क्लियर कर लेते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, कोण, इस सबको क्लियर करने के लिए चलिए एक मिरर ले लेते हैं, दर्पण। जैसे एक मान लेते हैं कि दर्पण ले लिए, समतल दर्पण, शीशा, आईना, ये जो ऐसे फिगर है ये पेंट किया हुआ है। ठीक है, सिल्वर क्लॉटिंग करके ब्लैक पेंट कर दिया गया है इस पे, ताकि ये मिरर बन जाए, दर्पण बन जाए, इससे प्रकाश आर पार न जा सके। ठीक, अब इस पे एक किरण आ रही है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोचिएगा कि नोट्स भी लिखवा देता है कि डेफिनेशन जल्दी से जल्दी याद कर ले आप, तो आपको यहाँ लिखा लिखाया नोट्स नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा पॉइंट समझा दिया जाएगा और आपको खुद से लिखना है, सुन के लिखना है, समझ के लिखना है, अपने एनसीईआरटी या भारतीय भवन के बुक से लिखना है। अगर हम लिखा लिखाया दे दे, आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा तो आप अपंग हो जाइएगा इस तरह से। तो आपको लिखा लिखाया नहीं मिलेगा, आपको समझाया जाएगा, आप खुद से समझ के खुद से नोट्स बनाइए। तो देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण का क्या डेफिनेशन है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण किसी सतह से टकराने के बाद जब वो लौटती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से अगर आ रही है तो ये आपतित हो गई, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वो जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण,
ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण समझ गए कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा किसी सतह से टकराने के बाद, चाहे आईना हो चाहे कोई भी सतह हो, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आया है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब यानी कि ये वर्ड सुना हुआ होगा लंब। लंब मतलब 90 डिग्री, कि किसी सतह पर डाले किसी सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी सतह पर किसी सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब मतलब कि जो कि 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना है। तो परावर्तन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो परावर्तन के संबंधित जो नियम पढ़ेंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि परावर्तन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। अगर अभिलंब भी हमको डालना है तो इसी पॉइंट पे डालना होगा, 90 डिग्री वाला। तो तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तब बात ये आया कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण समझिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम है तो जब हम बोल रहे हैं तो आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ही है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जब आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ गए हम लोग, जैसे कि इसे मान लेते हैं थीटा 1 और इसे मान लेते हैं थीटा 2, तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि थीटा 1 इक्वल थीटा 2। ये परावर्तन का दो नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसके बाद समझिए इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज हम लोग जनरली भाषा में सुने होंगे, मोबाइल से रिलेटेड फोटो वगैरह में कि इमेज क्लिक करना है या जो भी करना है, इमेज हम लोग सुने होंगे। लेकिन फिजिक्स वाले लैंग्वेज में इमेज का बहुत ही मतलब होता है। देखिए, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या बता रहे थे कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब वास्तव में आकर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब वास्तव में आकर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों में डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है। तो सबसे पहला पॉइंट उसका डिफिनीशन भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा से दर्शाया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाना है तो सीधा रेखा,
इस प्रकार की रेखा का यूज करेंगे, लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाना है तो इस प्रकार की रेखाओं का यूज करते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनता है, मतलब मिरर के फ्रंट में बनता है, सामने में, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर इंपॉर्टेंट है, तो इसे लिख कर 5 पॉइंटों में कम से कम याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग समझ गए अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग जो चालू करेंगे उसका नाम है दर्पण। दर्पण देखिए, दर्पण क्या होता है, मेनली दर्पण को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए दर्पण बोला किसको जाता है, दर्पण। दर्पण वर्ड सुनने से हमारे मन में दो ही चीज आए, एक ही चीज आ सकता है, क्या, आईना। क्योंकि अब तक हम लोग दर्पण को बस आईना तक ही जानते थे, लेकिन अब फिजिक्स पूरा बताएगा कि दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका और क्या क्या यूज है। तो देखिए दर्पण मेनली पार्ट्स देखा जाए तो कोई कोई से पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बोला दो। कौन कौन, उत्तल और अवतल, जबकि साफ गलत है। दर्पण दो प्रकार का जरूर होता है, लेकिन समतल और गोलीय। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला है समतल, समतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण। जब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो दर्पण होता है तो ये उत्तल और अवतल क्या होता है। तो उत्तल और अवतल जो दर्पण हम लोग सुनते आए हैं वो इस गोलीय दर्पण का दो पार्ट होता है। गोलीय दर्पण का दो पार्ट होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले एक एक करके इन तीनों दर्पण के, दोनों दर्पण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण को समझ लेते हैं, उसके बाद तो गोलीय है, गोलीय के अंदर ये दोनों को समझना पड़ेगा। समतल दर्पण थोड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन ये गोलीय दर्पण में ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले समतल दर्पण हम लोग समझ लेते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण जिसे अभी तक हम लोग दर्पण समझते थे, आईना समझते थे, वही है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण, कोई भी दर्पण का नाम इसलिए डिफरेंट पड़ा है क्योंकि उसके परावर्तक सतह पर डिपेंड करता है उसका नाम, या उसके गुण कि परावर्तक सतह है कैसा। जैसे कि ये दर्पण बना दिए, ये मिरर लगा दिए, इसे एक तरफ से सिल्वर क्लॉटिंग करके और ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके आर पार प्रकाश न जा सके। अगर आर पार प्रकाश का आवागमन हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये दर्पण नहीं है, ये लेंस का काम करने लगेगा। आर पार प्रकाश का आवागमन नहीं हो पा रहा है, तभी ये दर्पण का काम कर रहा है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण बोलते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण बोलते हैं। अब समतल दर्पण की खास बातें क्या है, समतल दर्पण की खास बातें जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी समतल दर्पण बताया जाएगा। समतल दर्पण, अब समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब है उसकी विशेषताएं बताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं बताएं या यूजेज बताएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी विशेषताएं हैं। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट वाइज करके जान लेते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बराबर बनता है, मतलब कि वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब का आकार। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का जो वस्तु का साइज है कि 5 फीट ऊंची कोई वस्तु है, तो जो प्रतिबिंब का साइज है वो भी 5 ही फीट होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ये तो हो गया। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा।
प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तीसरी इसकी विशेषता है कि प्रतिबिंब पार्श्वरिक उल्टा बनेगा। अब पार्श्वरिक उल्टा क्या है? पार्श्वरिक उल्टा का मतलब है, देखिए अगर केवल उल्टा कहता है तो उसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाए और अपना इमेज खुद से देखे तो दिखाई देगा कि अगर उल्टा बोलता तो मेरा पैर ऊपर दिखाई देगा और सर जो है नीचे दिखाई देगा, इसे बोलते हैं उल्टा। और लेकिन ये उल्टा नहीं है, ये पार्श्वरिक उल्टा है। पार्श्वरिक उल्टा यानी लेटरल इनवर्स। लेटरल इनवर्स का मतलब यही हो गया कि जब हम राइट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर से लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, जब हम लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो उधर से राइट हैंड ऊपर होगा। अब इसको अगर कभी आपको प्रयोग करना हो तो जो जींस में बेल्ट हम लोग पहनते हैं, कभी मिरर में देखकर बेल्ट पहनिएगा। जो प्रॉब्लम आएगा तब आप समझ जाइएगा कि अच्छा इसी को बोलते हैं पार्श्वरिक उल्टा यानी लेटरली इनवर्स। दाया को बायां दिखाएगा, बायां को दाया दिखाएगा। या अगर आपके टी शर्ट शर्ट पे कुछ लिखा है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो उसको आप टी शर्ट पे नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि वो उल्टा दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं पार्श्वरिक उल्टा। उल्टा अगर बोल देंगे तो सर ऊपर सर नीचे और पैर ऊपर दिखने लगेगा, लेकिन पार्श्वरिक उल्टा बनाता है, उल्टा नहीं बनाता है। इसीलिए लिखा गया है कि सीधा बनाएगा और पार्श्वरिक उल्टा बनाएगा। चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे वस्तु होगा। दर्पण से जितना आगे, दर्पण से लगा लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतने पीछे बनेगा जितना आगे वस्तु होगा। अगर हम किसी मिरर के 4 से 4 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो हमारा इमेज जो है प्रतिबिंब जो है मिरर से 8 मीटर दूरी बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे मिरर है, अगर हम यहाँ खड़े हो गए, यहाँ से अगर मिरर का दूरी अगर हम किसी दिन नापे तो देख रहे हैं कि 5 मीटर है, तो इमेज जो बनेगा यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। हमारा इमेज जो बनेगा यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछ सकता है? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बदल सकता है। बोल देगा कि अगर हम 5 मीटर दूर पे हैं तो दर्पण से कितनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, तो आंसर होगा 5। अब पूछ देगा, बोल देगा यही चीज कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का अंतर बताएं, तो इसको पूरा जोड़ के बताना पड़ेगा कि 5 5 10 मीटर दूर है, वस्तु और प्रतिबिंब में कितनी दूरी है? 10 मीटर दूर है। 4 नंबर पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, बराबर बनेगा, हो गया। 5 नंबर पॉइंट है कि अगर हम v स्पीड से आते हैं, अगर समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु v वेग से आती है तो दर्पण में उसका वेग 2v प्रतीत होगा। कहने का मतलब कि अगर समतल दर्पण की ओर हम 30 के स्पीड से बढ़ रहे हैं तो जब मिरर में देखा जाएगा तो 60 प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि इधर से 30 की ओर हम बढ़ रहे हैं और इधर से हमारा इमेज जो है ये भी 30 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। मतलब कि हमारा इमेज
60 से आता हुआ प्रतीत होगा। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होगी, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार का बराबर होगा, हमेशा सीधा बनेगा, पार्श्विक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही जितना दर्पण से आगे बनेगा, दर्पण समतल। हाँ, सबसे मेन चीज है कि प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी यानी वर्चुअल बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब काल्पनिक, जिसका डिफिनेशन अभी बताया है। आभासी बनेगा यानी काल्पनिक बनेगा, इंग्लिश में इसको वर्चुअल बोलते हैं। तो ये थी हमारी समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता, जिसे आपको कभी 5 नंबर या कभी 3 नंबर क्वेश्चन में पूछता ही है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। ठीक, समतल दर्पण जहां तक हो सके आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 5 फीट ऊंची कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना फीट ऊंचा बनेगा, तो 5 फीट ही होगा। बोले ये तो समझा दिए, दूरी वाला स्पीड वाला भी समझा दिए। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन समतल दर्पण में ये पूछता है कि अगर 30 डिग्री के एंगल पे कोई वस्तु कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद कितने डिग्री के एंगल पे जाएगी, तो ये भी 30 डिग्री पे, क्योंकि परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर 90 डिग्री पे कोई वस्तु समतल दर्पण पे आती है तो परावर्तन के बाद किधर जाएगी, तो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। अगर किसी रास्ते से आएगी तो दर्पण से यानी मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ते वो वापस लौट जाएगी। समतल दर्पण से रिलेटेड जितना भी चीज था हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं गोलीय दर्पण में। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण काफी इंपॉर्टेंट है और समतल दर्पण के लिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिखवा दिए, आप नोट करके इसे समझ लीजिएगा और उसके बाद याद कर लीजिएगा। अब आगे जो भी पॉइंट होगा आप खुद से लिखिएगा, बस हम पॉइंट का नाम आपसे मेंशन कर देंगे और उसका जो डिफिनेशन है हम बोलकर समझा देंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन अगर कोई पूछे या एग्जाम पूछे तो कैसे दिया जाएगा। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक पार्ट कलई किया गया हो। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का आधा भाग होता है जिसका कोई एक पार्ट कलई किया गया हो। जैसे कि अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आइए समझते हैं। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेयर यानी गोला, ये अगर गोला है तो इसको अगर हम दो पार्ट में काट दे, क्योंकि हमारा डिफिनेशन बोल रहा था कि गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का आधा भाग होता है जिसका कोई एक पार्ट कलई किया गया हो। अब गोलीय दर्पण एक खोखला गोला था, उसको दो पार्ट में बांट दिए, आधा आधा कर दिए। अब इसका ये पार्ट हम लोग अगर कलई कर देते हैं, इधर साइड वाला राइट साइड वाला, और इसका लेफ्ट साइड वाला अगर कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, ठीक है, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। एक निकला ये और एक निकला ये, यही वाला चीज इसको हम ऐसे करके रखते हैं। ठीक है, तो जिधर कलई कर दिए वो तो परावर्तक सतह रहा नहीं। परावर्तक सतह मतलब जनरली समझिए जिधर आप अपना फेस देखने के लिए जाइएगा, जिधर पेन रहेगा उधर तो आप नहीं जाइएगा फेस देखने के लिए, क्योंकि उधर दिखाई नहीं देगा आपको। इधर ही ना जाइएगा जिधर परावर्तक सतह रहेगा। तो अब देखिए, साधारण भाषा में अगर समझना है तो उत्तल दर्पण को, गोलीय दर्पण में दो प्रकार का दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ दो प्रकार का दर्पण होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है।
पहले तो हम लोग गोलीय दर्पण समझ गए कि उस खोखले गोले का भाग जिसका कोई एक पार्ट कलई किया हो, आधे भाग को गोलीय दर्पण हम लोग कहते हैं। ये दो पार्ट में निकाल दिया। अब इसका दो पार्ट होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल का इंग्लिश होता है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स, और अवतल दर्पण का होता है कॉनकेव। साधारण भाषा में समझिए, सारा चीज समझ में आएगा। उत्तल दर्पण अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तल दर्पण को उठल दर्पण समझ लेते हैं। उठल दर्पण, उठल दर्पण मतलब कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वो है उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, यहाँ पर परावर्तक सतह ये है और उठा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग को जब लिखना होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो उठा हुआ वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे इसका डेफिनेशन के रूप में कि उत्तल दर्पण किसी गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ होता है। उभड़ा हुआ होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि ये दर्पण हम लोग पहचान रहे हैं कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, उठल दर्पण उभड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ भेक्स मतलब तंग करना होता है। अगर किसी को तंग किया जाए तो वो उठबे करेगा, मरबे करेगा उठ के, इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उठल दर्पण यानी उत्तल दर्पण। अब इसको देखिए अवतल दर्पण, इंग्लिश में समझना इसको ज्यादा आसान है, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो गुफा जैसा दिख रहा है। स्टार्टिंग जो इसका पोर्शन है गुफा जैसा दिख रहा है। और कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। ठीक है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो जो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, तल जिसका अवतल मतलब कि तल का अवनमन हो गया हो, कमी हो गई हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जहां तक अभी तक हम लोग समझ पाए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और इंग्लिश में तो क्लियर है कि ये केव जैसा दिख रहा है तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम लोग समझ गए कि उत्तल दर्पण कहते किसको है, अवतल दर्पण कहते किसको है। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इससे डिटेल में जानने के लिए कुछ वर्ड्स हमको जानना पड़ेगा, जैसे कि ध्रुव, फोकस, कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, उसको हम लोग समझते हैं। जो पॉइंट समझना था हम लोग तो उसके लिए दोनों दर्पण ले लेते हैं हम लोग। दोनों दर्पण कहने का मतलब कि जिसको उत्तल दर्पण हम लोग बोल रहे थे ये भी ले लेते हैं, और जिसको अवतल दर्पण बोल रहे थे ये भी ले लेते हैं, कि आखिर आप इसमें कौन कौन सा पॉइंट समझाना चाहते थे। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं अभी आपको। देखिए ये दोनों का दोनों गोलीय दर्पण का पार्ट है, ये उत्तल दर्पण है या ये अवतल दर्पण है, लेकिन दोनों का दोनों गोलीय दर्पण का पार्ट है। गोलीय दर्पण का पार्ट है यानी कि ये किसी खोखले गोले का भाग था, यानी कि ये अगर सही से फिगर बनाया जाए तो ये किसी खोखले गोले का भाग था। अगर ये किसी खोखले गोले का यानी स्फीयर का भाग था तो इसका जरूर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, तो जरूर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस दर्पण के केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डेफिनेशन समझ गए। अब इसमें ऐसे बनेगा मतलब कि इसका इधर है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब जब वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया तब एक वर्ड आता है कि जब केंद्र है गोला है तो त्रिज्या भी होगा। स्क्वायर में रेडियस होता है ना, तो गोला में त्रिज्या भी होगा। तो केंद्र
वक्रता त्रिज्या पढ़ने से पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल वो वाला पोल नहीं, पोल यानी अक्ष, पोल यानी अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ठीक बीच वाले पार्ट को उसका अक्ष बोलते हैं, पोल बोलते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका पोल बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र का क्या डेफिनेशन होगा, इसमें इसका मिडिल सेंटर पार्ट ये है। तो अक्ष और केंद्र, अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मुख्य अक्ष पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या समझ गए, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दो चीज पोल और सेंटर समझ गए, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जबकि ये पोल से लेकर सेंटर को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन है जो पोल और सेंटर से होते हुए गुजरती है, यानी कि मुख्य अक्ष मतलब कि अक्ष और वक्रता, अक्ष और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष भी कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। त्रिज्या समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, रेडियस समझ गए। अब समझेंगे फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस यानी कि पोल और सेंटर, पोल और सेंटर माने अक्ष और केंद्र की ठीक बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं। मतलब कि पोल और सेंटर के बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं। पोल और सेंटर के ठीक बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, पोल और सेंटर के ठीक बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं। अब देखिए द्वारक, एक वर्ड बचा है इसमें, द्वारक। द्वारक किसे बोलते हैं? तो इसके ऊपरी छोर और निचले छोर के बीच की दूरी को द्वारक बोलते हैं, एपर्चर। एपर्चर इसको इंग्लिश में बोलते हैं द्वारक। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है। अगर हमको इसे इमेज ऑब्टेन करना है, इमेज प्राप्त करना है, तो इसके कुछ गुण है, कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1 कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आए, रूल नंबर 1 क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के एक्सिस के समानांतर आए कोई किरण, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद सदैव फोकस से होकर जाएगी, सदैव फोकस से होकर जाएगी। रूल नंबर 1 है कि अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, इस दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ फोकस इधर से होकर जाएगी, इधर से आ रही है, पैरेलल है, तो ये फोकस से होकर जाएगी। लेकिन जब यही चीज हम लोग उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में आ जाएंगे, तो ये अब सोचने वाली बात होगी कि ये फोकस से होकर कैसे जाएगी। मिरर है तो ये लाइट तो उसको पार नहीं कर सकता है, तो ये फोकस से होकर जाएगी नहीं, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से टकराकर इसी लाइन में लौट जाएगी और प्रतीत क्या होगा कि फोकस से होकर आ रही है। तो इसे डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा कि ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसका इसी से बन जाएगा, इसका जस्ट इनवर्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो समानांतर जाएगी, एफ से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी।
लेकिन इसको लिखना इतना शॉर्टकट में नहीं है, इसको ऐसे लिखना है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर फोकस की ओर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। दो रूल समझ गए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है कि अगर सेंटर से होकर जाती है, सेंटर यानी वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी कोई किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, मतलब वक्रता केंद्र होते हुए भी वापस लौट जाएगी। मतलब कि इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं कि सी से होकर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद सी से होकर ही वापस लौट जाएगी। अगर सी से होकर आती है तो सी से होकर ही लौट जाएगी। अगर सी की ओर गिरती हुई प्रतीत होती है, सी की ओर गिरती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद सी से इसी रास्ते से लौट भी जाएगी। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा और लास्ट नियम है कि अगर कोई किरण दर्पण के पोल पर सीधा पोल पे यानी अक्ष पे जिस कोण पे आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। मुख्य अक्ष के साथ उतना डिग्री का ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अगर कोई किरण 30 डिग्री के कोण पर यहाँ आपतित होती है तो पोल से टकराने के बाद ठीक 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये 4 नियम थे कि पोल पर जितने डिग्री के कोण पर आपतित होती है परावर्तन के बाद उतने डिग्री कोण पर वापस लौट जाएगी। जितना